नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। इससे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों पर कसी लगाम। बीमा कंपनियों को निपटाना होगा कैशलेस क्लेम। 1 घंटे में क्लियर होंगे मरीजों के कैशलेस क्लेम। एक घंटे में मरीजों के कैशलेस क्लेम क्लियर किए जाएंगे। IRDAI का बीमा कंपनियों को यह निर्देश मिला है। सिर्फ 1 घंटे में कोविड-19 क्लेम पर ले फैसला। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों पर लगाम कसी है। काफी समय से ऐसा देखा जा रहा था कि कोविड केसों के क्लेम को लेकर तमाम बीमा कंपनियां मुकर रही थी। ऐसे में IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों पर लगाम कसी है। बीमा कंपनियों को निपटाना होगा कैशलेस क्लेम। 1 घंटे में क्लियर होंगे मरीजों के कैशलेस क्लेम। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहां पर लगातार हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्का सा बुखार, खांसी, गले में खराश और सर्दी यदि आमतौर पर होती है तो कोरोना वायरस के यही प्रारंभिक लक्षण माने गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी कोरोना के कुछ लक्षण हैं जो छिपे रहते हैं। कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। जी हाँ, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, तो इसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना वायरस के नए लक्षण में सबसे प्रमुख रूप से हाइपोक्सिया का नाम उभर कर सामने आ रहा है। हाइपोक्सिया का सीधा मतलब है खून में ऑक्सीजन की कमी। दरअसल एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून में 95 से 99% तक ऑक्सीजन की मात्रा रहती है और रहनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोरोना के कारण ऑक्सीजन का लेवल घटकर 90 से कम हो जाए तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ कुछ केसेस में अस्पताल में मरीजों को भर्ती भी करना पड़ता है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी फेफड़े तेजी से संक्रमण की चपेट में आते हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये कोरोना के नए स्ट्रेन का असर है। ऐसे में फेफड़े की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ और टेस्ट है, जैसे कि एक्सरे और CT स्कैन, जिसके माध्यम से सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि मरीज आइसोलेशन में है तो आपको कैसे संयम बनाए रखना है, कैसे मरीज की देखभाल करनी है और कैसे परिवार के अन्य सदस्यों का ख्याल रखना है, ये भी जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। कोरोना काल के इस बुरे दौर में जहां एक ओर लोग बीमारी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर मानसिक रूप से भी हाल बदहाल है। चारों ओर नकारात्मकता। संकट की घड़ी में इस मामले में ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और परिजनों को खोने के बाद संयम इस हद तक खो दिया कि आत्महत्या तक कर ली। ऐसे में संकट के महादौर में हमें कैसे न सिर्फ अपना संयम बनाए रखना है बल्कि दूसरों को भी हौसला देना है, ये तमाम चीजें जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ डॉक्टर VN त्रिपाठी, पूर्व DGME कानपुर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे और आज हम मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं कि कोरोना के इस महादौर में जो व्यक्ति बीमार है वो तो चिंतित और संकट के दौर में है ही, जो नहीं भी बीमार है उनको भी आसपास की स्थितियां और आसपास की जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उनकी वजह से लोग परेशान चल रहे हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपना संयम बनाए रखें? जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक तो वो लोग जो बुखार या कोरोना लाइक सिम्टम से पीड़ित हैं उनका है। कुछ लोग उनके घर के, परिवार के, पड़ोस के और एक खासकर जितने ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो दहशत में हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि हर जुकाम, बुखार या खांसी कोरोना नहीं होता है। आजकल सीजनल फ्लू भी कोरोना जैसे लक्षण शुरू होते हैं, लेकिन
लेकिन चूंकि कोरोना एक महामारी है और बहुत तेजी से जो सेकंड जो हमारा कोरोना की कोविड लहर है ये बड़ी तेजी से फैल रही है, इसलिए दोनों में ऊपरी तौर पे जो अंतर कर पाना बड़ा कठिन है। तो पहली बार तो एक तो धैर्य रखना है, और धैर्य से पहले मैं फिर बताऊं, जैसा कि आपके इस बहुत ही अच्छे मीडिया के माध्यम से केटीवी के जनता को पहले बताया है कि एक तो धैर्य रखें, नंबर 1। दूसरा, मास्क। मैं फिर कह रहा हूं कि मास्क एक ऐसा टीका है, मास्क एक ऐसा बचाव है अच्छी तरह से जिसमें नाक और थोड़ी तक का हिस्सा ढका रहे, और हम ढंग से मास्क लगाएं और घर से बाहर जो ही निकले हम मास्क लगा लें, खुद को लगाएं, बच्चों को लगाएं, और जितने लोग हैं इसके बाद जब घर आए अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो उसको कृपा करके आइसोलेशन में कर दें, उनकी जांच कराएं, अगर ये पॉजिटिव है तो उसका इलाज कराएं, और नहीं तो फिर भी लक्षण पे ध्यान दें। आजकल प्रियंका जी एक चीज आ रही है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, एंटीजन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत है, सैचुरेशन उसका 94, 93 से कम है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर हो, और उनकी राय से ही दवाएं खाएं। केवल मैं इस आपके टीवी के माध्यम से बताऊंगा, अगर तेज बुखार है तो पैरासिटामोल विभिन्न नामों से आती है, 40 साल तक के लोग 45 तक के 500 मिलीग्राम की, और इससे ज्यादा वजन के 650 मिलीग्राम की टैबलेट खाएं। सेल्फ आइसोलेशन, अपने डॉक्टर से राय लें, और मास्क 24 घंटे लगाएं। जी प्रियंका जी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ाएंगे। सर हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं बेगूसराय से, अभिषेक जी, उनसे बात कर लेते हैं। जी अभिषेक जी। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्रियंका जी और डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपका स्वस्थ जीवन का कामना करते हुए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या भोजन के माध्यम से भी कोविड-19 फैल सकता है? जी बिल्कुल, आपके सवाल को हम ज़रूर डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। सर यहाँ पर हमारे दर्शक है अभिषेक, उनका एक सवाल है, लेकिन उससे पहले अगले कॉलर को ले लेते हैं, उसके बाद उनके सवाल पर वापस आएंगे। आगरा से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप। उमेश वर्मा। जी उमेश, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? गले में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है, तो घूंट वगैरह लेते हैं ना। क्या आपको बुखार भी हो रहा है? नहीं, खांसी वगैरह नहीं हो रही है, तो घूंट लेने में दिक्कत सी हो जाती है जब कभी। जी जी बिल्कुल। सर वापस आऊंगी आपके पास। सबसे पहले तो अभिषेक जी का एक सवाल था, वो ये था कि क्या खाने के माध्यम से कोरोना शरीर में प्रवेश कर सकता है। दूसरा सवाल हमारे दर्शक दूसरे थे उमेश, उनका कहना है कि और कोई समस्या नहीं है, लेकिन गले में जब भी कुछ वो पीने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अंदर निगलने में, सॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है। जी अभी प्लीज रिपीट योर। पहला सवाल अभिषेक जी का है, वो ये सवाल है कि क्या खाने के माध्यम से शरीर में कोरोना प्रवेश कर सकता है? नहीं, 99.9% इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि जब भी हम खाएंगे तो पेट में जब जाएगा, स्टमक में, हमारे गैस्ट्रिक जूस जो हैं इसको मार डालेंगे। हमने आपको पहले भी बताया कि वायरस बहुत सेंसिटिव होता है, धूप नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और कोई भी केमिकल हल्के सल्का, इवन साबुन, कोई भी साबुन सस्ते से सस्ता अगर ठीक से हाथ धोएंगे तो कुछ सेकंड में ये मर जाता है। तो ये भोजन के रास्ते से, पेट के रास्ते से प्रवेश करने की संभावना बिल्कुल नहीं है, 99.99%। फिर भी हम कहेंगे कि आप घंटे 2 घंटे पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें, खाना ताजा लें, स्वच्छ लें, गर्म लें, और स्ट्रीट फूड से बचें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे, आपको अन्य बीमारियां ना हो। अभिषेक जी। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे उमेश जी थे, जिनका जानना ये था कि उनको और कोई समस्या तो नहीं है, पर पानी यदि पी रहे हैं तो घूंट लेने में उन्हें तकलीफ महसूस हो रही है। जी अभी प्रश्न। जी, सॉलो करने में सर, यदि हम कुछ ड्रिंक लेते हैं या पानी पीते हैं तो गले में जाने में जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, वो इनकी समस्या है। हाँ, इनको सोर थ्रोट है, जिसमें कहते गले में फांस लगता, बड़ा कॉमन सिम्टम है। अगर इसके साथ इनको बुखार नहीं है, इनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये सांस रोक सकते हैं, और बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है, या सांस में लूज मोशन या वो नहीं है, तो ये गुनगुने पानी में नमक डाल के उसका गरारा करें, सुबह दोपहर शाम, भपारा लें, और कोई भी कॉम्प्लेक्स जो अवेलेबल हो, बीकोसोल मैं नाम नहीं लूंगा,
और एंटी एलर्जिक कोई मेडिसिन, अंग्रेजी सेट्रजिन टाइप की ओटीसी मिलती हैं काउंटर पे, वो 5 दिन खा ले, गर्म पानी गर्म करके नमक डाल के, कहते हैं ना गरारा करें सुबह दोपहर शाम, और भपारा लें। और अगर 3 दिन में वो इससे नहीं ठीक होते हैं तो एक किसी अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी डॉक्टर हो उनसे चेकअप कराएं। जी, इनको कोरोना नहीं लगता है, केवल सोर थ्रोट होना ये कोरोना का लक्षण नहीं है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और सर तमाम सवाल हमारे दर्शकों के हैं और अगले दर्शक को मैं यहाँ पर लाइन पे लेना चाहूँगी। परमार सिंह हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी परमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सरदार सिंह जी, अपना सवाल रखें आप। हाँ जी, मैंने पहले डोज लेने के बाद गला खुश्क रहता है। जी, इसके अलावा भी कोई परेशानी है आपको? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। जब ये डोज ली थी आज से 15 दिन पहले, पहली डोज ली थी वैक्सीनेशन, उसके बाद गला खुश्क रहता है। जी, जान लेते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। सर, आपने जवाब इसका पहले ही दे दिया है। यहाँ पर सरदार सिंह की समस्या ये है कि आइसोलेशन का वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज ले चुके हैं और इसके बाद इनका गला खुश्क रहता है। जी जी, इनको फिर वही जो मैंने अभी बताया, इनको एक तो पानी और लिक्विड, जैसे कि दूध है, मट्ठा है, और ये पानी है या गुनगुनी चाय है जो भी पीते हैं, उसकी अमाउंट बढ़ाएं। 24 घंटे में 3 लीटर करीब इनको लिक्विड जाना चाहिए, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे और भी लिक्विड पदार्थ हो। दूसरा, गरारे बहुत लाभदायक हैं। मैं अपने दर्शक जो मेरे सुन रहे हैं कि इस समय भी और 24 घंटे पूरे साल भर में अगर सुबह शाम गरारा कोई करता है तो इससे गले के साथ साथ मुंह के अंदर जो ओरोफेरिंक्स अंदर है वहां से भी हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस खत्म हो जाते, मर जाते हैं। और कोरोना के लिए तो बहुत रामबाण है। और अगर बराबर खुश्की रहती है तो उसके लिए ये स्टीम इनहेलेशन भी शुरू करें। और अगर 4-5 दिन के ये करने के बाद भी इनकी खुश्की नहीं ठीक होती है तो एक अपने योग डॉक्टर, जो भी इनके फैमिली डॉक्टर को दिखा के अपना गला जरूर चेक करा। जी बिल्कुल। अगले कॉलर राम अवतार अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। जी राम अवतार जी, स्वागत है आपका। जी जी, अपना सवाल रखें आप। राम अवतार जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल डाउन कर दें और उसके बाद अपना सवाल रखें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे जो कोरोना हो गया नेगेटिव आया 25 दिन, जी, लेकिन उसमें क्या अभी बहुत भारी है। जी, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, इसके बाद क्या परेशानी है आपको? 25 दिन हो गया, लेकिन छाती भारी और कफ है, सूखी खांसी। कफ है, खांसी है, सूखी खांसी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो दर्शक हमारे राम अवतार जी, इनको कोरोना हुआ था, रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन 25 दिन बीत चुके हैं, अभी भी इनको कफ, सूखी खांसी की समस्या बनी हुई है। जी बिल्कुल, ऐसा देखा गया है कि जो भी कोरोना से ठीक हो चुके होते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, उनको अगले 2-3 सप्ताह तक खराश, खांसी या कहें कि पोस्ट कोविड रिएक्टिव एयरवेज हो जाती है कुछ, वो भी यही स्टीम इनहेलेशन लें, कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं और स्टीम इनहेलेशन लें। इसके अलावा जो हमने ये पाया है, काली मिर्च पीस करके, अदरक का और शहद और गुड़ की ये चाय बना के अगर 2 बार सुबह शाम लेंगे, दालचीनी भी अगर मिला लेंगे तो इनको लाभ करेंगे। लेकिन अगर ये नींद इनकी डिस्टर्ब करती है या ये सो नहीं पाते खांसी की वजह से, तो एक बार कोई कफ सिरप जो बाजार में आते हैं, मैं इस टीवी के माध्यम से किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन कोई भी कफ सिरप अगर ये अपना घरेलू इलाज से नहीं ठीक होते हैं तो एंटी एलर्जिक टैबलेट जो बताया एलाइरिड या सेट्रजिन टाइप की होती है, नहीं ठीक होते तो एक बार अपना गला जरूर दिखा दें। लेकिन ये खतरा नहीं है, ये डरे नहीं, इनको तकलीफ जरूर है, लेकिन अगर इस घरेलू इलाज से ये नहीं ठीक होते हैं तो 5-7 दिन बाद एक अपने योग डॉक्टर को जरूर दिखा दें, अपने फैमिली डॉक्टर। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर राकेश जी लखनऊ से हमारे साथ लाइन पे हैं। जी राकेश जी। हाँ जी मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल रखें। हाँ, डॉक्टर साहब से जरा ये पूछना था कि हमको जो है माइल्ड ऐसा सिम्टम्स हुए थे जी, तो हमने कुछ दवाई ली थी, अब गला भी हमारा सूख रहा है, भारीपन भी लग रहा है, कभी भी सर दर्द होता है और लगता है कि फीवर अंदर में कोई फीवर जो है हमको बना हुआ है। जी, क्या फीवर आपने चेक करने की कोशिश की है? कितना बुखार बना रहता है? चेक तो इसे किया था, मतलब तो 98.4 निकला था, एक बार 99 निकला था।
जी तो पैरासिटामॉल में वो डोलो 650 जी और 5 एरिथ्रोमाइसिन 5 टेबलेट और वो डोलो और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का, और ये दिया था उन्होंने, तो वो हम खाते रहे। तो जी अब जो है सब वो तो हो गया, लेकिन गले में खराश और सांस मतलब थोड़ी सी चढ़ने उतरने में, जीना जब चढ़ते उतरते हैं तो सांस में परेशानी है सब। और जी दूसरा जो है मेन है कि वीकनेस लगती है, और शाम को जो है हैवीनेस ऐसी लगती है कि दवाई खाएं। अभी तो हम 3-4 दिन से दवाई नहीं ले रहे हैं। जी जी देखो ना। जी जी बिल्कुल, आपके सवाल को मैं डॉक्टर साहब के सामने रख देती हूँ। सर, यहाँ पर जो हमारे कॉलर हैं राकेश जी, उनका सवाल ये है कि उनको सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स आए थे, दवाइयाँ उन्होंने ली है, लेकिन अभी भी उनको हैवीनेस, उसके अलावा सर दर्द, ये तमाम ऐसी परेशानियाँ हैं जो बनी हुई हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, इनको भी ये कोरोना के वो नहीं है। इनकी उम्र कितनी है, एक तो मुझे उम्र नहीं मालूम है इनकी, एज कितनी है, क्या साथ में इनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर भी है, हमें ये जानकारी चाहिए एक्चुअली, ये बताएं। जी राकेश जी, क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइन पे? हाँ जी मैडम। जी, आपकी शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। जी राकेश जी, अपनी उम्र बताएं आप। मैं उम्र 63 ईयर्स है। जी, और उम्र मैं इनकी दूध नहीं- 63। क्या आप डायबिटिक भी हैं? हाँ, डायबिटिक है मैडम, और उसके बाद हमने ये पहली वैक्सीन ले चुके हैं। जी ठीक है सर, डायबिटिक भी हैं, 63 इयर्स एज है और वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ले चुके हैं। जी प्रियंका जी, बिल्कुल। ये देखिए, उसमें खतरे वाले उम्र में कहें, मुझे क्षमा चाहता हूँ कि 60 से ऊपर है जिनको डायबिटीज भी है, हो सकता है इनको ब्लड प्रेशर भी रहता हो, क्योंकि डायबिटीज के साथ 80% लोगों को ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है। तो इनको योग से बहुत लाभ मिलेगा। योग, मेडिटेशन ये जरूर करें। जो भी ये करते हो, मैं नहीं माध्यम बता सकता हूँ, लेकिन जो भी योग है, जैसे आलोम विलोम है, कपाल भारती है, सूर्य नमस्कार है, तरह तरह के मेडिटेशन है, वो करें। पानी का सेवन करें, नमक का प्रयोग ऊपर से कम कर दें, फल, ताजे, पनीर या दूध वो अपनी रुचि के हिसाब से लें, और ये थोड़ा सा क्या कहें कि अपने को योग मेडिटेशन की तरफ मोड़ते हैं, और अंकुरित बीज जैसे चना, मूंग की दाल इत्यादि खाएं, और ब्लड प्रेशर और अपनी डायबिटीज की दवाएं लेते रहें। उनके कंट्रोल के लिए अपने डॉक्टर से राय लेते रहें। मेरे ख्याल से ये ठीक हो जाएंगे। इनको और बीमारियां जो हैं उनकी वजह से ये लक्षण हैं, ये कोरोना या और किसी उससे मुझे नहीं लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर अवधेश जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अवधेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर भंवर सिंह जुड़े हुए राजस्थान से। जी भंवर सिंह जी। जी भंवर सिंह जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टीवी का वॉल्यूम डाउन करें, और उसके बाद यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें। जी मैडम, मैं ये कह रहा था 18 तारीख को मैंने टीका लगवाया था कोरोना का। जी उसके बाद में मैडम मेरे हाथ पैरों में दर्द और बिल्कुल जो शरीर में थकावट और बहुत सी जी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, आपके सवाल को हम रखते हैं डॉक्टर साहब के सामने। सर, यहाँ पर जो कॉलर हैं उन्होंने 18 तारीख को वैक्सीनेशन करवाया था। वैक्सीनेशन के बाद उनको हाथ पैरों में दर्द, थकावट, वीकनेस, ये तमाम समस्याएं आ रही हैं। क्या रीज़न है? जी जी, ये एक शुभ लक्षण है। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे कह रहा हूँ कि बाय द वे हमने जो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक की अपनी भारतीय वैक्सीन है, इसका ट्रायल भी किया है कानपुर में। तो मैं जानता हूं कि हमारे पेशेंट जो थे ट्रायल के, जो फेज 3 पे थे, उनको भी, कुछ लोगों को इस तरह के लक्षण हो सकते हैं कि लोकल साइट पे दर्द, बॉडी एक हो सकता है। अगर इनको ज्यादा कष्ट नहीं है, बुखार इनका 100 डिग्री से ऊपर नहीं है, तो ये 4-5 दिन रहेगा। और कईयों में ये होता है, कईयों में नहीं होता है। ये बिल्कुल ना घबराएं, वैक्सीन अपना काम कर रही है। वैक्सीन अपना काम कर रही है। वो शरीर में जो इनको लगाई गई है, वो अपना जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, यानी कि वो अपने शरीर के जो सिस्टम है उससे मिलकर के एंटीबॉडी बनाना उसने शुरू कर दिया है। दूसरा टीका जब लग जाएगा उसके 15 दिन के बाद से इनको प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी जो पूरी तरह से जो हिफाजत करेंगी वो होगी। अभी ये मास्क का प्रयोग करें, बिल्कुल पूरी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें,
और भीड़ भाड़ में ना जाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो ये लक्षण इनके माइनर हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये होता है। जी जी बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर सर रखना चाहूंगी, जो लक्षण आपने बोले हैं कि वैक्सीनेशन फायदा कर रहा है इसकी वजह से हुए, ये लक्षण कितने दिनों तक कंटिन्यूड रह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये लक्षण यूजुअली 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लगने के बाद या तो लोकल हो सकते हैं, तो जैसे कि जहां वैक्सीन लगी। जी अपने कॉलर से हम अनुरोध करेंगे टीवी वॉल्यूम को आप डाउन कर दें। जी सर, कर दिया। जी बिल्कुल। आप 2 मिनट के लिए लाइन पर रुकिए, मैं आपका सवाल लेती हूँ। सर आप अपनी बात पूरी करें। जी वैक्सीन जो है ये देखो, याद होगा कि बच्चों को भी जब टीका लगवाते हैं, याद होगा छोटे बच्चों को, तो उनको 2-3 दिन तक बुखार, दर्द और बच्चे रोते चिल्लाते। उसी तरह जब भी कोई टीका लगाया जाता है, ज्यादातर टीके में ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये फिर इसके बाद फिर ये करीब ये 24 घंटे से लेकर के किसी को 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। अगर 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है और उनको बुखार के तेज बुखार के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो उनको चाहिए कि अपने फैमिली डॉक्टर जहां टीका लगवाया है वहां से नंबर मिलता है, उन डॉक्टर से संपर्क करके टोल फ्री नंबर मिलता है और वैसा नंबर मिलता है, अपनी बात करें। यूजुअली 1 से लेकर के 5 दिन तक इस तरह के माइनर रिएक्शन होते हैं, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ कॉलर रुचि अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। जी रुचि, अपना सवाल रखें अब आप। हेलो जी अपना सवाल करें, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मेरे पेट में बहुत बनती है। जी रुचि, आपसे अनुरोध करेंगे नेटवर्क में आके आप बात करें, आपका सवाल हमें ठीक प्रकार से सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार दोहराने की कोशिश करें अपना सवाल। मैम, हमको बहुत गैस होती है और ऐसे होता है पेट में। क्या आपने वैक्सीनेशन की डोज ली है? हाँ। पहली डोज लगवाई है आपने? नहीं लगवाई है। इसके अलावा भी कोई समस्या बनी हुई है? नहीं मैम, आप हमको टीवी में ले रही हो क्या? ठीक है, आपके सवाल को मैं पूछती हूँ। सर यहाँ पर रुचि है अहमदाबाद से, इनकी समस्या है कि इनको पेट में गैस्ट्रिक की समस्या और साथ ही साथ पेट खराब होने की दिक्कत बनी रहती है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? क्या कोविड के सिम्टम हो सकते हैं ये? नहीं, ये कोविड के लक्षण नहीं है। अगर इसको डिस्पेप्सिया, इसको हम लोग, हेलो, हाँ आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। ये कोविड के लक्षण सामान्यतः नहीं होते हैं। हालांकि कोविड में जब एक्यूट सिम्टम होते हैं तो डायरिया हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि गैस्ट्रिक यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में खाना खाने के बाद भरा भरा सा लगना, इंडाइजेशन होना, एसिडिक को रहना, ये लक्षण कोविड के सामान्यतः नहीं होते हैं। इनको चाहिए कि खाने को थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं अपनी उम्र के हिसाब से। मुझे क्योंकि उम्र भी नहीं मालूम, केवल उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। और अगर इनको ज्यादा गैस्ट्रिक की समस्या हो तो मिर्च मसाले वाली चीजें या बहुत ज्यादा गर्म या स्ट्रीट फूड वो ना खाएं। ये सात्विक खाना, दाल चावल दूध ब्रेड या सादा खाना खाएं, और ये खट्टे फल से परहेज करें। तो इस तरह गैस्ट्रिक की समस्या इनको ठीक हो जाएगी। अगर ये गैस्ट्रिक समस्या इनको परसिस्ट करती है तो ये अपने फैमिली डॉक्टर को देख करके, दिखा करके अपनी दवाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले हम अपने अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ पूर्व IAMA अध्यक्ष, जाने माने चिकित्सक और पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले, देश दुनिया की तमाम स्वास्थ्य संस्थाओं में सक्रिय रूप से जुड़े डॉक्टर अवध दुबे जी जुड़े हुए हैं। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। जी सर, आपके पास मैं ज़रूर वापस लौट कर आऊँगी। इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं लाइन पर, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि उनकी समस्या क्या है। दीपक जी मुंबई से हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। दीपक जी अपना सवाल कर लें आप। दीपक जी, हमें ये जानना है। जी दीपक जी, हमें ये जानना है मैम, हमारे पिताजी हैं, उनको कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव है, उन्हें कोरोना की पहली डोज भी लग चुकी है जी, मगर उन्हें कुछ खाने को भी अच्छा नहीं लग रहा है और वीकनेस जरूरत से ज्यादा होती जा रही है। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके सवाल को मैं डॉक्टर साहब के सामने ज़रूर रखूंगी। खाने का मन नहीं कर रहा है, वीकनेस है और कोविड का पहला डोज लग चुका है, ठीक है?
जी सर, सबसे पहले डॉक्टर अवध दुबे जी आपका स्वागत करना चाहूँगी और इसके बाद आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आज जो ये संकट की घड़ी है, इसमें अब लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता आई है कि हमारी सेहत हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी आवश्यक है। ऐसे में आपसे ये सवाल है मेरा कि क्या है सेहत की सही परिभाषा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। तो के न्यूज़ और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को आपने आमंत्रित किया, और जब हम दिन भर उसी चिंता और चिंतन में हैं और कितने सारे लोगों के सुबह से रात तक सवाल और उनको समझाना, इन सब में उलझे हुए हैं। आपके टीवी ने ये बहुत अच्छी सीरीज शुरू करी है। तो बेसिकली आज वो समय आ गया है जब हम भाग दौड़ की जिंदगी में एक लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर चुके थे, और फिर उससे क्या हुआ कि हम धीरे धीरे अपने से ही अलग होते जा रहे थे। तो ऐसे में वो हेल्थ की डेफिनेशन ही कुछ नहीं रह गई। सुबह से मैकेनिकल लाइफ, दौड़ना भागना। तो एक तरफ तो जहाँ ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, इतना बड़ा पेंडेमिक है, और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो ये प्रकृति का या ऊपर वाले का एक संदेश भी है कि मानव जाति जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट ढर्रे पर चल चुकी है। तो इसलिए उससे उसको बाहर निकलना है। तो हेल्थ की डेफिनेशन में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तभी व्यक्ति, समाज या देश हेल्दी माना जाता है। वो है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। यदि हम स्वयं स्वस्थ हैं, यदि हम मानसिक रूप से किसी भी परिस्थिति को लड़ने में, जूझने में समर्थ हैं, और यदि हमारा समाज भी स्वस्थ है। ये 3 ऐसे पहलू हैं, इन तीनों को मिलाकर ही स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ समाज की बात की जाती थी। प्राचीन काल में ये तीनों इतने घुले मिले रहते थे कि वो ही हमारी स्ट्रेंथ रहते थे। लेकिन अभी के माहौल में मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि तीनों पहलुओं पर गौर करिए। जो बच चुके हैं वो आगे के लिए सोचें, जिनके घर में समस्या आ गई है वो समस्या से समाधान करते हुए पैनिक ना हो, घबराएं नहीं और भाग दौड़ ना करें। और जो सोशल काम में आप जैसे टेलीविज़न या जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो समाज को ये जागरूक करें कि दूरियां रखो, जो भी है मास्क लगा के रखो, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहो और भीड़ में मत जाओ, और बहुत सारी बातें। तो इन्हीं बातों से मैं आपके इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर जब आप जैसा चाहेंगे फिर मैं उसके उत्तर देता हूँ। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले सर मैं आगे बढ़ूं, हमारे जो पिछले दर्शक थे उनका सवाल ये था कि वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन जो पेशेंट है उनका खाना खाने का मन नहीं करता और साथ ही साथ वीकनेस भी बहुत अधिक बनी हुई है। क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन्हें? ऐसे में ये काफ़ी संभावना है कि उनको कोविड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी वो जाँच फौरन ही करा लें, उस पर बिल्कुल वेट ना करें। और आजकल आने के डॉक्टर त्रिपाठी काफ़ी आपको समझा चुके होंगे, लेकिन अभी आज जो RT-PCR की एक रिपोर्ट पर ही हम पहले बैलेंस रहते थे, लेकिन अभी हमें अगर चेस्ट में ज़रा भी प्रॉब्लम है तो HRT जो है चेस्ट का, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस को बनाने में इम्पोर्टेंट मददगार साबित हो रहा है। इसलिए आप करें, अपने फैमिली फिजिशियन को कांटेक्ट करें, दूसरों की सलाह ना माने, अपने आप अपना उपचार ना शुरू करें और घबराएं नहीं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ूंगी और अगली कॉलर हमारे साथ मीना जी लखनऊ से जुड़ी हुई है। जी मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, वो एक्चुअली मेरे फीवर आया था 12 अप्रैल को। जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप नेटवर्क में आए और उसके बाद अपना सवाल दोबारा दोहराएं। अच्छा, वो मेरी स्मेल नहीं आ रही है अभी। स्मेल नहीं आ रही है? क्या टेस्ट आ रहा है आपको? हाँ, टेस्ट आ रहा है, स्मेल नहीं आ रही है। और 12 अप्रैल को मेरे वही हल्का फुल्का फीवर आया था, तो वो तो अब फीवर तो नहीं है, पर वही स्मेल नहीं है। इसके अलावा क्या सर्दी, जुकाम, वीकनेस, कोई और परेशानी आपको बनी हुई है?
नहीं, अब तो कुछ नहीं ऐसा फील कर रहे हैं, अब तो नॉर्मल हूँ। ठीक है, ठीक है। आपके सवाल को हम ज़रूर डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। ज़रूर यहाँ पर सवालों की हम बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अवध दुबे जी आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोरोना महामारी से जुड़े यदि आपके कोई भी सवाल हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के लिए हम फिर से एक बार डॉक्टर साहब से संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में यदि आपकी भी कोई समस्या है, कोरोना से जुड़े आपके भी कुछ सवाल हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए लगातार नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके संभावित सवाल हो सकते हैं, जो जानकारियाँ आप चाहते हैं, वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोविड महामारी की इस जंग से आप ना सिर्फ जानकारी के साथ जीत सके बल्कि और दूसरे लोगों की भी मदद कर सके। आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अवध दुबे जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ पूर्व डीजीएमई कानपुर वीएन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आऊँगी और जिस तरह से आपने बात की है सेहत की जो परिभाषा आज के परिप्रेक्ष्य में आपने बताई है वो बहुत ही ज़रूरी है और हमें अपनी लाइफ को कभी भी लाइफस्टाइल में तब्दील करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो कर दिया है, जो गलती हो गई है, उसकी भरपाई हमें कैसे करनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल सेहत की यदि हम बात करें, खासतौर पर फिजिकल हेल्थ की यदि हम बात करें, तो फिजिकल हेल्थ का क्या पैमाना है? देखिए, सबसे पहले तो अब हमें जो सबक लेना है, बीते हुए कल पर हम नहीं जा सकते। आपके माध्यम से जितने दर्शक जुड़े हैं उनको आज एक प्रण लेना होगा कि आज से वो अपने सिस्टम को ठीक रखें। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे आजकल इम्यूनिटी की बात बहुत हो रही है, एनर्जी की बात बहुत हो रही है, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में डंप कर दिए गए हैं, तमाम तरह की बातें आने लगी हैं।
पर हम सबको ये समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी एनर्जी एक दिन में नहीं इम्प्रूव हो जाएगी, एक गोली से नहीं इम्प्रूव हो जाएगी। वो तो आपका वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। आपके दर्शकों को एक शब्द समझना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ को वे ऑफ लाइफ में डालना है। वे ऑफ लाइफ का मतलब ये है, जो फिजिकल हेल्थ से मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने नियम का पालन करिए। अगर आप रात में देर तक सोते हैं तो आप सुबह अपने समय से उठिए। उठने के बाद आप सारे वो कार्यक्रम करिए जिसमें आप शरीर को समय देते हैं। व्यायाम करिए, वॉक करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। ये सब चीज़ों को भारतवर्ष के लोगों ने भुला दिया था, लेकिन हम इतने लकी हैं कि हमारी परंपरा रही है, तो इसको हम जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप अपना वो सिस्टम ठीक करिए। आप खाने में पौष्टिक आहार लीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा काढ़ा ही पी लेना, ये लोगों को नुकसान, फिर पेट में तकलीफ होने लगती है। इसलिए आज से नियम बनाइए जिससे कि आप अपने शरीर के ओर ध्यान दे सकें। हर व्यक्ति को अपना वेट के हिसाब से, जो उसकी हाइट है उसके हिसाब से उसका वेट उसको पता रहना चाहिए। उसको पता रहना चाहिए कि उसको खाने में क्या चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारे विशेषज्ञ, एक प्रोग्राम आप ऐसा भी कर सकती हैं जिसमें न्यूट्रिशन के ऊपर बात हम लोग करें। जी बिल्कुल। और जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से ठीक करें। जी आप बिल्कुल। अपना रूटीन ठीक करिए, अच्छे साहित्य को पढ़िए, अपने मन में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आने दीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को आने देंगे तो निश्चित रूप से वो आपके हाथ से चीजें स्लिप कर जाएंगी। तो अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अपने आसपास के लोग जो हैं, इमीडिएटली आपकी फैमिली, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। से शुरू करिए। ईच वन मॉनिटर वन, मतलब ये कि अपने परिवार का मॉनिटरिंग आप खुद हेल्थ की करिए। क्या ये ठीक चल रहे हैं, ये ठीक खा रहे हैं, क्या ये ठीक पी रहे हैं। तो उससे एक आंदोलन, जन आंदोलन बन सकता है कि एक परिवार अपने परिवार को ठीक करे, सारे परिवार ठीक होते चले जाएंगे। मेरा एक फिजिकल वाले पार्ट की बात थी। बाकी मुझे अभी डॉक्टर संदीप भी दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। They are ready to take over from us. जी आपके पास आऊंगी। इससे पहले अगला सवाल मेरा ये भी है सर कि आज के जो नकारात्मक माहौल है, जो आपने स्ट्रेस की बात की है, कई घटनाएं ऐसी दिखी हैं हमने न्यूज़ में जिसमें लोगों के यदि परिजनों की डेथ होती है कोरोना की वजह से, तो ऐसे में लोग संयम नहीं बरत पा रहे हैं, धैर्य अब नहीं रख पा रहे हैं, और क्योंकि परिवार के लोग उनके पास आ भी नहीं पा रहे हैं ढांढस बंधाने के लिए, तो कई लोगों का मेंटल लेवल तो यहाँ तक गिरा कि आत्महत्या तक लोगों ने कर ली है मेंटल पीस के ना होने के चलते। ऐसे में आज की इस मुश्किल घड़ी में हम अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस को कैसे बनाए रख सकते हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर संदीप बाकी पॉइंट्स को ले लेंगे, बिकॉज वो भी आवश्यक है जब बीमारी आ जाए। लेकिन अगर हम क्राइसिस को देखते हैं तो साथ में पैनिक एकदम एक शब्द जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम अपने, जैसे हिंदी में विवेक कहा जाता है, अगर हम अपने विवेक का पालन करें, विवेक से कार्य करें, तो ये बात समझ लें, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि इवन दिस विल पास। तो ये जो बहुत तेजी आंधी आई है पिछली बार की अपेक्षा, वो तेज आंधी ज्यादातर तेज ही निकल भी जाती है। उतने पीरियड के लिए अपने चारों तरफ देखें, जो चला गया है उसके लिए श्रद्धांजलि रखते हुए उसकी याद ज़्यादा अच्छाई में करें, उनके अच्छे जो आदर्श थे उन पर विचार करें, लेकिन अपने मन के अंदर कोई नेगेटिव बात नहीं आने दें। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो हर धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो शब्द है फेथ। हमको या तो किसी धर्म पर फेथ होता है, और बहुत से लोग कहते हैं मैं किसी धर्म पर फेथ नहीं है, मुझे अपने पर फेथ है। अगर आपको अपने पर फेथ है तो, और अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो, जब आप इस परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो आप कर्म करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। आप सिर्फ कर्म करिए और अपने फेथ पे कॉन्फिडेंस रखते हुए उस परम सत्ता को समर्पित कर दीजिए। आप ये चीज थ्योरेटिकल नहीं है,
ये बहुत सारे लोगों के जीवन में इससे बहुत फर्क आया। जी, इसके अलावा आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि सोशल वेलबींग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से आज के परिप्रेक्ष्य में? सोशल वेलबींग तो आज बिल्कुल फिट हो रही है बात, क्योंकि आज आप अपने सगे भाई से गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि एक खौफ आ गया है, क्योंकि वो जो वायरस है अभी वो लेटेस्ट उसमें आ रहा है कि वो एयरबॉर्न भी हो गया है। तो जब अगर एयरबॉर्न भी हो गया है तो सोशल वेलबींग रखने का मतलब ये है कि अगर हमारा समाज पूरा, जैसे कि आपको एक चीज बता दें कि जो पॉवर्टी की डेफिनेशन थी वो अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया है, जिसमें रहन सहन, खान पान, कपड़ा, सेहत, ये सब मिला के पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाता है। वैसे ही हम सबको ये ध्यान रखना है कि हम अपने तरफ सिर्फ ना देखें, अपने परिवार, अपने समाज की ओर भी देखें। तो इस समय सोशल वेलबींग की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि छोटे छोटे समूह बनाए, जो अगर किसी मल्टी स्टोरीड में रहते हैं तो वो एक जिम्मा लें, एक जागरूकता का, कि भाई हमारे जो और अपार्टमेंट्स हैं उनके सब लोग ठीक हैं कि नहीं। ऐसे ही सोशल एक नेबरहुड वॉच कमेटी बना सकते हैं। नेबरहुड वॉच कमेटी है कि आपके पड़ोसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप फोन के माध्यम से डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, उनको समझवा सकते हैं। ऐसे ही जब ये चेतना बढ़ेगी तब एक कहावत ये है कि इफ पीपल लीड, लीडर्स फॉलो। तो आज का समय है हमारे जनता को लीड अपने आप को करें और समाज को करें। समाज को हर चीज बताएं। कोई नहीं एक्सरे कराना चाहता है, कोई खांसी, हमारे मित्र के पिताजी को खांसी है, उनको कोविड हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। जब शुरू में उनसे बात करी, अरे हम तो बरसों से बेटा स्वालिन खाते थे। अब ये सब बातें उनके दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। इसके लिए आपका माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से ये बात सब तक पहुंचाना चाहता हूं, जितने लोग भी सुन रहे हैं और डॉक्टर्स जो सुन रहे हैं, कि अपने बीमारी के बारे में बात करते करते उनके फेथ को मजबूत करिए, उनको एक निगेटिविटी से बाहर निकालिए, उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डालिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से हम बाहर निकल सकते हैं। मेरा अपना एग्जाम्पल है, मुझे भी कोरोना हुआ था। डॉक्टर संदीप और उनके फादर डॉक्टर एस के कटार सर मुझे काफी उन्होंने देखा, बहुत अच्छे ढंग से मुझे उससे बाहर निकाला। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे कमरे में, जब मैं बंद कमरे में था, तो मेरा सबसे बड़ा जो मेरे सहायक थे, जो मेरे गाइड थे, मुझे इसको कहने में कोई वो नहीं लग रहा पब्लिकली कि वो हनुमान जी की एक मूर्ति थी। क्योंकि कहीं तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विश्वास को दोस्तों मत खोइए। जी जी। और अगर विश्वास हमारा बना रहा, अगर हमारा फेथ बना रहा, तो हम हर मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, संदेश है, और इसी से मैं बाहर निकला हूँ, आप हूँ। तो इस प्रकार से आप ये तीनों पॉइंट्स को जितना ज्यादा फोकस कर सकें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। जी बिल्कुल सर, आपके पास वापस हम आएंगे। इसी बीच में डॉक्टर संदीप कटियार, कोविड एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी सर, और हमारे साथ दर्शक भी काफ़ी लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनके प्रश्न हैं। बबीता जी नोएडा से हमारे साथ लाइन पर हैं। जी बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम, मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बताएं। मैडम मुझे कोविड हुआ था जी, उसके बाद मैंने आइसोलेशन पूरा कर लिया, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है जी, लेकिन अभी ना 2-3 दिन पहले ही नेगेटिव है। खांसी बनी हुई है, उसके साथ हल्का सा कफ भी आता है और मुंह में हर टाइम ना नमक सा रहता है। जी बिल्कुल। तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल हम ज़रूर रख लेते हैं। डॉक्टर संदीप आपके पास आऊँगी। यहाँ पर सवाल है बबीता जी का। बबीता जी का ये कहना है कि कोविड पॉजिटिव हुई थी, अब नेगेटिव हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुंह का टेस्ट नहीं जा रहा है, नमक जैसा उन्हें टेस्ट लगता है, और उसके अलावा सर्दी और खांसी की समस्या अभी भी बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? इनको कोविड पॉजिटिव हुए जी बबीता जी, क्या आप हमारे साथ लाइन पे हैं? शायद संपर्क हमारा। जी बबीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर संदीप, शायद संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन इनका जो प्रश्न है बहुत ही वाजिब है कि कई लोग पॉजिटिव होने के बाद शुरू में इतने सिम्टम नहीं आते हैं, जो कि सिम्टम लेट आते हैं इन पेशेंट्स को। अगर खांसी आपको परसिस्ट कर रही है, खांसी नहीं जा रही है, तो अपना एक एक्सरे करा करके अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है अंदर थोड़ी फाइब्रोसिस होनी शुरू हो रही हो।
जिसे कहते हैं जो कोविड निमोनिया टाइप की पिक्चर आती है। कोविड निमोनिया शुरू में नहीं होता है पेशेंट में, कईयों में इनको जो है 7 से 10 दिन बाद कोविड निमोनिया शुरू होता है, जो कि मालूम नहीं पड़ता है और मरीज लगता है हम शायद ठीक हो गए, कोविड नेगेटिव हो गए, टेस्ट भले ही नेगेटिव आने लग जाता है, लेकिन उनके अंदर एक फाइब्रोसिस टाइप की डेवलप होने लगती है, जिसको स्टेरॉइड के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपको 7 से 8 दिन के बाद खांसी आने लग गई है और हल्का सीने में दर्द हो रहा है, तो इसको नजरअंदाज ना करें। ये पहला साइन हो सकता है कोविड निमोनिया का, जिसको भी तुरंत अपना एक्सरे करा के स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसका इलाज कराएं। मुंह का टेस्ट और नाक की स्मेल चली जाना एक आम बात है इस वायरल इन्फेक्शन में, जो कि धीमे धीमे समय साथ वापस आएगा, जो उसके लिए कोई चिंता वाली चीज नहीं है। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ सौरभ जी बरेली से जुड़े हुए हैं। जी सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो जी सौरभ जी, अपना सवाल करें आप। जी, मेरे को ना 1 हफ्ते से लूज मोशन आ रहे हैं और बुखार बना हुआ है, 199 बुखार बना हुआ है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर संदीप, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी। हमारे जो कॉलर हैं उनको 1 हफ्ते से बुखार है, साथ ही साथ उनको डायरिया की समस्या है। जो लूज मोशन हो रहे हैं और फीवर आ रहा है, लूज मोशन भी कोविड-19 का एक इम्पोर्टेंट साइन है। कई पेशेंट में खांसी जुकाम ना हो करके फीवर और लूज मोशन होता है। अपना भी कोविड टेस्ट कराएं और जहाँ तक है कोविड पॉजिटिव ही निकलेंगे, और अपना जल्द से जल्द इलाज शुरू कराएं। जो लूज मोशन हो रहे हैं उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़ती, इसमें एंटी सिक्रेटरी एजेंट ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, आपके पास वापस लौट करेंगे। एक हमारी कॉलर जो पहले गई थी, उनका एक सवाल रह गया था, वो आपके सामने रखना चाहूँगी। उन्हें और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उन्हें स्मेल नहीं आ रही है, तो क्या चिंता करने की ज़रूरत है? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचें कि आपकी जो है स्मेल की नर्व हमेशा के लिए डैमेज हो गई है। असल में कोविड में क्या होता है, नाक की स्मेल की जो जी, नर्व उनको होती है, डॉक्टर संदीप, उनको कोविड के और कोई सिम्टम्स नहीं थे, खाली स्मेल नहीं आ रही है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक साइन है कोविड इन्फेक्शन का, जिसमें कि आपको कुछ और नहीं होता। और जहाँ तक मैंने जिन पेशेंट को देखा है कि उनमें स्मेल गई है शुरुआत में, उनको कोई सीवियर सिम्टम आगे चल के नहीं आया है। तो अगर आपकी स्मेल चली गई है तो भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत जरूर है, लेकिन जहाँ तक है आपको इसका कोई सीवियर साइन सिम्टम नहीं होएगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अवध जी, आपके पास आऊँगी और सर आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। डाइट के लिए आप न्यूट्रिशन की आप बात कर रहे थे। मेरा एक सवाल पहले से मैं जानना चाह रही थी कि यदि कोई कोविड पेशेंट है तो उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि वो जल्दी रिकवर हो सके? देखिए, मेन बात तो ये है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही जैसे कि सिंपलर फूड होना चाहिए। दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, फल, अगर अंडा वगैरह खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं। और यही पौष्टिक आहार जितना अधिक से अधिक मात्रा में लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो हैवी फूड्स हैं, अभी क्या हो रहा है कि लोग कोविड टाइम में जो ये होम डिलीवरीज शुरू हो गई हैं, तो वो इसको एक फीस्ट की तरह मान रहे हैं, पर वो उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय जो आपको वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर कुछ ला के दे रहा है, पता नहीं वो खुद क्या है। कई किस्से ऐसे हुए हैं कि जो उनके द्वारा ही बहुत सारे उस परिवार के लोग संक्रमित हुए। तो बिल्कुल सिंपलर फूड रखिए, व्यायाम करिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वॉक जरूर करिए। मैंने करीब इतने सालों में लंबी अच्छी वॉक नहीं करी थी, पर अब मैं लगभग 1.25 घंटे रोज वॉक कर रहा हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। जो मुझे आराम मिला वही मैं कह रहा हूँ। तो अपने आहार पर ये ध्यान रखिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्वाद है उसमें उसकी कैलोरीज वैल्यू बहुत डिफरेंट है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, आपके पास यहाँ पर आऊँगी और आज हम विशेष तौर से कोविड के पेशेंट जो हैं उनके लिए बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के लिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। भारी संख्या में आज मरीज़ जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में आप लगातार पेशेंट्स को देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे एक व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वो क्या करे कि एक तो वो अपने आइसोलेशन में नकारात्मकता से दूर रहे, दूसरी बात कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकता है और क्या उसकी दिनचर्या होनी चाहिए? अपने थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग लेकर आपको कोई सिम्टम भी नहीं होगा तो भी आप परेशानी बैठे रहेंगे। अपने को इंगेज करने की कोशिश करें।
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लोगों से अपने जो घर परिजन और फ्रेंड से अपना फोन पे बात करने की कोशिश करें। सही समय उठें और सही समय सोएं, बहुत समय जगें ना, और बहुत ज़्यादा देर टीवी ना देखें। प्रॉपर उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें और फ्रेश खाना खाएं। अपने सिम्टम्स से बहुत ध्यान दें कि ऐसे में होता है आप होम आइसोलेशन में आपको लग रहा है कि आपका एक माइल्ड केस है, लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर फीवर 7 दिन के आगे परसिस्ट कर रहा है और अगर आपको खांसी आने लग रही है आगे जो है 7 दिन के आगे खांसी आने लग रही है, या थोड़ा चलने पे आपको लग रहा है कि जो आपकी सांस नहीं फूलती थी सांस फूलने लग रही है, अगर इनमें से कोई भी साइन हो तो अपना होम आइसोलेशन से बाहर आके डॉक्टर से मिलें और जल्द से जल्द अपनी जांच कराएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अवध दुबे जी, यहाँ पर आपके पास आऊँगी, और लगातार हमने बात की है सोशल वेलबींग की, फिज़िकल वेलबींग की। किसी भी व्यक्ति के घर में जब एक कोविड पेशेंट हो जाता है तो कोविड पेशेंट को तो अपने आप से डील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं कहीं ना कहीं उनके बीच में भी एक निराशा घर कर जाती है। आपके माध्यम से एक संदेश उनके लिए चाहेंगे कि यदि एक कोविड पेशेंट किसी के घर में है भी तो परिवार के बाकी सदस्यों को क्या करना चाहिए, किस तरह का माहौल बनाकर रखना चाहिए कि घर में नेगेटिविटी ना आए और इस मुश्किल की घड़ी से हर कोई जल्दी उबर पाए। उसमें एक बात तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वो कोविड से अफेक्टेड व्यक्ति है तो उसका आइसोलेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब उसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। टोटली उसको क्वारंटाइन रखिए। यदि संभव है तो उसके कमरे में आप एक टेलीविज़न रख सकते हैं, और अगर वो पढ़े लिखे समाज के लोग मतलब उतना हैं तो उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, और आप परिवार वाले एक ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं उनके साथ। आप मेरा बेटा, एक छोटा बेटा अमेरिका में है, यहाँ डॉक्टर है मेरे साथ, कुछ और ऐसे परिवार, तो अगर हम लोग सब मिलके उस समय जब हमें ज़रूरत थी तो ऐसे मिलने से वो क्या होता है ना, वो व्यक्ति अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि जब अकेला व्यक्ति होता है ना तो उसको और बीमारी में और कोरोना का भय तो उसको बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है। तो ये जो माध्यम है उनका चुनाव ज़रूर हम कर सकते हैं, और वीडियो कॉल करके उसके परिवार के लोग कुछ बाहर होंगे, कुछ दूसरे शहर में होंगे, कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ नाना जी कहते होंगे, कुछ दादा कहते होंगे, कुछ ताऊ जी कहते होंगे, उन सब से उनकी बात करा तो उनको वो अंदर से एक महसूस होगा कि हमारा परिवार हम सिर्फ कमरे में नहीं बंद है, हमारा परिवार बाहर बिल्कुल इसका इंतजार कर रहा है कि किस दिन हमारा ये आइसोलेशन खत्म हो और वो परिवार हमारे सामने। उनको आशा दीजिए, क्योंकि जीवन में अगर हम आशा दे सकते हैं तो हम सब कुछ दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कॉलर राजकुमार जी उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मिसेज की तबीयत थोड़ा खराब है, पेट में उनकी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कई दिन से। जी आप लाइन पे बने रहिएगा। जिसकी भी आप स्थिति खराब बता रहे हैं या पेशेंट जिससे बता रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, क्या आप बता पाएंगे? शायद संपर्क हमारा टूट चुका है यहाँ पर। डॉक्टर संदीप आपके पास आऊंगी। कॉलर हमारे थे और उनके किसी रिलेटिव के बारे में जानना चाह रहे थे, उनकी पेट में काफी दर्द हो रहा है। अगर सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है तो किसी फिजिशियन को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि हो सकता है पेट आमतौर पे पेट में दर्द नहीं होता है कोविड में। अगर पेट में आमतौर पर लूज मोशन होते हैं, अगर लूज मोशन होना शुरू होता है तो होता है किडनी का स्टोन हो जिस वजह से दर्द हो रहा हो, या होता है गॉल ब्लैडर में पत्ती हो, या पेट में सिर्फ मामूली गैस ही बन रही हो, तो एक फिजिशियन को संपर्क करके उसकी दवाई। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अभिषेक जी बेगूसराय से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। जी अभिषेक जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट जी, कि अभी जैसा कि हर जगह दावा किया जा रहा है कि देश में अभी तो ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो उस समय ये दावा किया जा रहा है कि एक हेम्योपैथी का ड्रॉप आता है SP डोज परमा Q20, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, क्या ये सही है दावा?
जी बिल्कुल, जान लेते हैं। फिलहाल आज हम डॉक्टर संदीप कटियार जी से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अवध दुबे जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अवध जी, आपके पास ही आऊँगी यहाँ पर। हमारे जो कॉलर हैं अभिषेक, उनका सवाल ये है कि होम्योपैथी की एक दवाई की बात हो रही है, एस्पीडो फार्मा, और उसको लेकर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। तो ऑक्सीजन की कमी यदि किसी पेशेंट को हो तो क्या रिकमेंड किया जा सकता है? मेरे ख्याल से डॉक्टर संदीप विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर संदीप जी के पास चली जाती हूँ। जी डॉक्टर संदीप जी, हालांकि होम्योपैथी की ये दवाई की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी। एस्पीडो फार्मा नाम की एक होम्योपैथी की मेडिसिन है, जिसको लेकर कई बार ये एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ये ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में मेनटेन रखती है। तो क्या हमारे जो पेशेंट्स हैं, दर्शक हैं, जिन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसका ये ऑप्शन हो सकता है? इन चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम लोग को जो हम लोग की क्लियर थॉट है उसको बिल्कुल रखना चाहिए। आप होम्योपैथी दवाई साथ में लें एलोपैथी के साथ, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें कि आपको ऑक्सीजन की नीड है और आप बैठ के कोई गोली खा रहे हैं जिससे आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसा होने के चांसेस नहीं है। और बेटर यही है कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ में करंट मेडिसिन भी, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो अस्पताल जाएं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का जल्द से इंतजाम करें और अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी को कॉन्टैक्ट करें। जी यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और भी है। एक जाने माने हॉस्पिटल में चेस्ट थेरेपी दी जा रही है उन पेशेंट्स को जिनके लिए सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? क्या इससे कुछ मदद मिल सकती है? एक चीज होती है कि आपको पोजीशन चेंज करने पे जो प्रोन पोजीशन की कई बार बात की जा रही है कि मान लिया आपकी ऑक्सीजन कम होने लगे, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर उस समय अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या करें? एक तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप गहरी सांस लें और उल्टा लेट जाएं। प्रोन लेटने से आपकी ऑक्सीजन 5 से 10% इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये सब बहुत ही शॉर्ट टर्म मेजर हैं जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा करके अपना समय से आप यू कैन बाई थोड़ा सा समय आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आप एक प्रॉपर फैसिलिटी पहुंच जाए जहां आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। जी यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि यदि किसी को मामूली सिम्टम्स या फिर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, बुखार हो या फिर वीकनेस या अन्य जो भी कोविड के लक्षण हैं, तो कितने दिनों के बाद व्यक्ति को, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 1-2 दिन तक इंतज़ार करता है और उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है, हमें कितने दिनों तक रुकना चाहिए और कितनी जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, जो एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं वो आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी इफेक्टिव पाई गई है। एक बार वायरस पूरी तरीके से आपको पकड़ लेता है, फिर ये एंटीवायरल दवाइयों का बहुत रोल नहीं रहता है और फिर आपका बॉडी ही रिकवर करता है उस बीमारी से। मैंने जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है, टेस्ट आने के पहले ही उसको कोरोना ही इस तरह मान के ट्रीट करना चाहिए। अगर खांसी है, बुखार है, पहले दिन से ही अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करके दवाई लें। जितनी जल्दी आप दवाई शुरू करेंगे उतने कम सिम्टम आएंगे आपको और डिजीज की सिवियरिटी उतनी कम रहेगी। मेरे कई रिलेटिव्स को भी दिक्कत आई। 85 साल की गई जो है, एक नानी जी, इनको भी पहले दिन बुखार आया, हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट किया और उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा कोई भी दिक्कत थी। तो जितनी जल्दी आपको सिम्टम आए उतनी जल्दी अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, उसका वेट ना करें 2-3 दिन कि आपको ये मामूली वायरल है कि कुछ और है। टेस्ट का वेट करने पे आपको कई बार देरी हो सकती है, तो अपनी बीमारी को कोविड मानते हुए ही तुरंत आपको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और इसमें समय एक दिन का भी आपको बर्बाद नहीं करना। जी बिल्कुल, और यहाँ पर समय का हमें इशारा मिल चुका है। डॉक्टर अवध दुबे जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, साथ ही साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डॉक्टर संदीप जी, आपने भी अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे दर्शकों की समस्याओं का आपने दूर किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमए भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं कि आपको कोविड के बारे में तमाम वो सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे आपकी मदद हो सके, आप अपने अपनों की सहायता कर सकें। यदि आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे इस कार्यक्रम के दौरान हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।